स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने हिंदी कक्षा 10 की क्या लिखूं प्रश्न उत्तर पार्ट 1 के बारे में बताया था। तो आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही बाल्यावस्था और वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। और वृद्ध अतीत तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो अब इसके प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, चलिए देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। पाठ का जो नाम रहेगा क्या लिखूं, फिर इन्वर्टेड कामा नीचे से अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पन्नूलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इनको भी जो लेखक का नाम रहेगा इन्वर्टेड कामा में नीचे से अंडरलाइन कर देंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका संदर्भ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को दे रखा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कि जो अंडरलाइन किया गया है नीचे, इसकी क्या करना है, व्याख्या। चलिए, वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तो अब इसकी व्याख्या करेंगे, लिखेंगे। इस गद्यांश में लेखक बच्चों और युवाओं के बीच वार्तालाप या उनके भविष्य की कल्पना करते हुए बता रहा है, कह रहा है कि वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो अपनी बीती हुई बातों का स्मरण करते हैं, अतीत माने बीता हुआ, और अपनी बीती हुई बातों को स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। तरुण माने होता है नवयुवक। लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार नवयुवक बच्चों के लिए उनका भविष्य उज्जवल होता है, अच्छा होता है, मनमोहक होता है, उसी प्रकार वृद्ध व्यक्ति के लिए उनका बीता हुआ अतीत, बीता हुआ समय बहुत ही उज्जवल होता है। दोनों वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। अब लेखक कह रहा है कि लेकिन वर्तमान समय से दोनों व्यक्तियों को, वृद्ध को भी और तरुण को भी, दोनों को असंतोष रहता है, कोई प्रसन्न नहीं रहता है। तरुण चाहता है कि मेरा आगे आने वाला समय आ जाए, अर्थात भविष्य का जो समय आ जाए, और वृद्ध सोचता है कि जो मेरा समय बीत गया वो आ जाए। इस कारण दोनों असंतोष रहते हैं वर्तमान से। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाने चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। अब लेखक कह रहा है कि जो नवयुवक होते हैं वे भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, कि उनके भविष्य में जो क्रियाकलाप होने वाला है उसको वर्तमान में लाना चाहते हैं। और जो वृद्ध है उनके साथ जो पिछले के समय का, अतीत में जो बीत गई बातें, उसे वर्तमान में लाकर देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। अब लेखक कर जो तरुण होते हैं, नवयुवक बालक होते हुए क्रांति के समर्थक होते हैं, क्रांति का सहारा देने वाले होते हैं, तथा जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो अतीत यानी बीते हुए कहानियों के, बीते हुए रचनाओं के संरक्षक होते हैं। ये हो गया आपका व्याख्या। तीसरा में पहला प्रश्न है, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तरुण और वृद्ध दोनों अपने भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं।
बी है, तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव को वर्तमान में ला कर देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न है अंगा का कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई, तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए। उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। चलिए, तो अब इस गद्यांश पे किस प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ अभी हमने बताया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। पूरे पाठ के लिए ही संदर्भ रहेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन किया गया इसी क्या करनी हमें व्याख्या की। चलिए, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। तो लेखक भविष्य के संबंध में बताते हुए वर्णन कर रहा है कि मनुष्य की जाति है उसके इतिहास में ऐसा कोई समय न हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं। अर्थात मनुष्य ने जब जब पृथ्वी पर जन्म लिया तब तक सुधार की आवश्यकता हुई और सुधार होते गए। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। अब लेखक कह रहे जो सुधारक होते हैं इनका जो दल होता है, जो समूह होता है, नगर में भी और गांव में भी होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का। लेखक कह रहा है यह बात सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और नए नए सुधार भी होते हैं। इसलिए न दोषों का अंत होता है न सुधारों का। यदि दोष हुआ तो सुधार हुआ, सुधार हुआ तो दोष हुआ। इस प्रकार न तो दोषों का अंत है न ही सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए। उन सुधारों का फिर से नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। अब लेखक कह रहा है जो पहले सुधार किए गए थे वह इस समय दोष बन गए, फिर उन्हीं सुधारों का नव सुधार कर दिया जाता है, अर्थात कार्य में प्रगति कर दी जाती है। इसलिए इस मनुष्य के जीवन को प्रगतिशील माना गया है। तीसरा प्रश्न है जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवन को प्रगतिशील इसलिए माना गया है क्योंकि मनुष्य के जीवन में न दोषों का अंत है न सुधारों का, क्योंकि इसमें हमेशा परिवर्तन होता है, प्रगति होती रहती है, इसलिए इसे प्रगतिशील माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है या निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हमने अभी बताया, संदर्भ आप कर लेंगे। यदि नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट करिए, उसका हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न दे रखा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए, तो कह रहा है कि व्याख्या में
हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, यह उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य गौरव निहित है। अब लेखक अपनी बातों को साहित्य में विशेषता बताते हुए कह रहा है कि जो हिंदी में प्रगतिशील साहित्य बन रहा है, क्योंकि जो साहित्य का निर्माता है, जो साहित्य को बनाने वाला है, वो समझ रहा है कि ये जो भविष्य में मेरा गौरव सम्मिलित है, भविष्य में आने वाला समय में मेरा गौरव सम्मिलित है। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो उनका साहित्य है अतीत का स्मारक यानी बीते हुए का पहचान बन जाएगा। जो घटनाएं, जो क्रियाकलाप बीत जाएंगे, उसका वो पहचान बन जाएगा। और जो आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, और जो वर्तमान समय में नवयुवक हैं, बालक हैं, वो कुछ समय बाद वृद्ध हो जाएंगे और वे अपने अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थानों में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। अब जो छोटे बच्चे हैं, नवयुवक है, इनके स्थान पर दूसरे छोटे बच्चों का दूसरा समूह आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। अब वे लोग अपने भविष्य का स्वप्न देखेंगे। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं। लेखक कह रहा है कि इन दोनों व्यक्तियों के स्वप्न क्या होते हैं? सुखद होते हैं, सुख को प्राप्त करने वाले होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्योंकि जो दूर के ढोल होते हैं बड़े मनमोहक होते हैं, इसलिए दोनों के सपने क्या होते हैं? सुखद होते हैं। प्रश्न नंबर 3, भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होते हैं? कि जो भविष्य होता है, आने वाला भविष्य, दोनों के लिए क्यों सुखद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए इसलिए सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसमें अथवा करके दिया था, इसका करा है कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता यह समझकर अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं कि साहित्य का निर्माण कर रहे हैं कि जो हमारे भविष्य का गौरव है इस साहित्य में निहित है। तो दोस्तों, ये रहा क्या लिखूं का प्रश्नों का उत्तर। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।